छत्तीसगढ़ के बिल्कुल उस जगह जिसको den ऑफ माओइस्ट कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के एकदम बीचों बीच जंगल में वो इलाका है, जहां पे पहुंचने के लिए आम आदमी को तो शायद मुश्किल हो। अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो शायद ही वहां पे आपको जाने दिया जाए, और पत्रकार अगर आप हैं तो आपको कम से कम 16-17 जगह आपकी पूछताछ होगी, आपकी फोटो ली जाएगी, आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा जागरूक हैं और थोड़ा सा अगर आपने कंटेस्ट किया कि नहीं साहब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हम तो कहीं भी जा सकते हैं। जब लोग कश्मीर में जाकर के प्लॉट खरीदने का सपना देख सकते हैं तो हम छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में क्यों नहीं जा सकते हैं? अगर आप इस तरह से कुछ अगर बात करें तो वो कहेंगे कि ठीक है साहब, हम आप ही की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत सेंसिटिव इलाका है, हम आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस जगह में आपको ले जाना चाहता हूं जहां पे हम लोग गए थे, जहां पे ये जो टीम गई थी, जो टीम हम लोग की जिस इलाके में गई थी वो भयंकर जंगल का इलाका है, जंगल के बीचों बीच में है, जहां पे अगर आप दंतेवाड़ा से चलना चाहें तभी 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के आसपास है, जंगल से होते हुए हम लोग गए थे। और अगर आप बीजापुर की तरफ से जाते हैं तभी कम से कम 60-65 किलोमीटर है। लेकिन आपको बहुत ही आश्चर्यचकित होना होगा, क्योंकि वहां पे न कोई बस का कोई साधन है, न वहां पे कोई गाड़ी चलती है। लेकिन आप जब जंगल में जाते हैं तो आपको एकदम पीच रोड, डबल लेन की पीच रोड आपको मिलती है। वैसी खूबसूरत रोड तो हमें लगता है कि दिल्ली के आसपास के अगर इलाके में अगर आप बुलंदशहर वगैरह चले जाए तो नहीं मिलेगी, वैसी पीच रोड वहां पे है। और एक बार जब हम लोग लौट रहे थे तो उस पीच रोड से जब हम लोग आ रहे थे और पत्रकार की गाड़ी थी, उसको भी कई जगह रोका गया, तो एक साथी ने कहा कि ये पीच रोड किसके लिए बनी है, यहां पे तो कोई एक चिड़िया भी नहीं आ रही है उस पे। तो एक दूसरे पत्रकार साथी ने कहा कि ये पीच रोड ये जो बनी हुई है, यहाँ पे आने वाले समय में डंपर चलेंगे जो यहाँ के खनिज पदार्थों को, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको ले जाने के लिए ये रोड, चमचमाती हुई रोड बनी है। जबकि वहीं पे अगर आदिवासी कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए वहां पे कोई एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन वहां पीच रोड बनी हुई है। तो ये वो इलाका है, और उस इलाके में आप आंदोलन की बात कर रहे थे, और चूंकि किसान आंदोलन का जिक्र सूरज जी ने किया, तो एक चीज देखने की जरूरत है कि वहां पे कुल जमा लगभग 10,000 लोगों के लिए जब हम लोग पहुंचे 15, 16, 17 को, तो वहां पे सिर्फ एक हैंडपंप था जिससे उतनी आबादी पानी पी रही थी, और सिर्फ एक तालाब था जिसमें सारे लोग नहा रहे थे, अपने कपड़े साफ कर रहे थे, अपना फ्रेश हो रहे थे, जो कुछ भी करना था। उस पूरे आंदोलन के लिए ये संसाधन था, और सारे लोग अपना बर्तन लेकर के आए थे, अपना चावल लेकर के आए थे, अपना दाल लेकर के आए थे, और अपना हांडी वगैरह भी लेकर के आए थे, साइकिल पर बांधे हुए थे। एक झोला था उनका, जो कुछ भी है उस झोले में जो कुछ भी रहा होगा, एक झोला, एक साइकिल, एक पीछे बर्तन, ये सब लेकर के, और ये संसाधन, इस संसाधन में वहां पे साल भर से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी। ये देखने के लिए मेरे दिल में था, एक पत्रकार के नजरिए से जब मैं देखने की सोच रहा था, और एक दिल में एक बात थी, एक शायद गिल्ट आप कह सकते हैं कि हमने किसान आंदोलन को बहुत कवर किया, 5-6 बॉर्डर पे कवर किया, यहां से लेके मुजफ्फरनगर तक हमने कवर किया, जहां जहां महापंचायत हुई वहां कवर किया, पंजाब तक गए, हरियाणा तक गए, लेकिन सिलंगेर नहीं गए। ये शायद मेरे दिमाग में था। तो इसीलिए जब ये हुआ कि पत्रकारों की टीम जा रही है तो हमने कहा कि हम चलेंगे, क्योंकि उसके बिना ये कहानी पूरी नहीं होती है। ये किसान आंदोलन की कहानी सिलंगेर के आंदोलन को बिना अंडरलाइन किए हुए, बिना उसको देखे, बिना उसको समझे पूरी नहीं होती है। और मिलिटराइजेशन की बात इन्होंने की कि कितना बड़ा मिलिटराइज जोन है। कहा जा रहा है कि देश में सबसे बड़ा मिलिटराइज जोन छत्तीसगढ़ है, जहां पे हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक एक सीआरपीएफ कैंप है। और जब यहाँ की टीम गई तो उसको जाने नहीं दिया गया। ये जो हम लोग की टीम थी वो 2 हिस्से में थी, एक हिस्सा बीजापुर की तरफ से गया और एक हिस्सा दंतेवाड़ा की तरफ से जंगल से होते हुए गया। तो जो जंगल से होते हुए हम लोग गए उसमें यही शक था कि अगर हम उधर से जाएंगे तो वहां सीआरपीएफ कैंप ढेर सारे हैं, वो हमें रोकेंगे और शायद लौटा भी दें।
और यही हुआ। जो दूसरी टीम बीजापुर की तरफ से गई वो अभी राजवीर जी बताएंगे कि क्या क्या हुआ। उसमें ट्वीट किया गया, वो जब ट्वीट वायरल हुआ तो वहां के डीआईजी ने उस पर ट्वीट किया और कहा कि नहीं रोकेंगे नहीं। और उसके बाद शाम को 6-7 बजे लोग पहुंचे और जिस तरफ से हम लोग गए हैं मिल्क प्राइस जोन की जो मैं बात कर रहा हूं वो हम सुनते थे 3-4 महीने पहले जब एक सिलंगेर का के आंदोलन की खबर हमें जब मिली तो उसमें एक चीज और थी, उसमें अंडरलाइन था कि सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है, हर 3 किलोमीटर पर कैंप है। तो मुझे लगता था कि ये कुछ बढ़ा चढ़ा कर बात कही जा रही है। 3-3 किलोमीटर पर कैसे कैंप होगा? 3 किलोमीटर पर तो हमारे यहाँ थाना नहीं होता है, पुलिस स्टेशन तक नहीं होता है 3 किलोमीटर पे। तो 3 किलोमीटर पे 2-2 किलोमीटर पे ये सीआरपीएफ कैंप 200-500 जवान हुआ कैसे हो सकता है? ये मेरे दिमाग में, पत्रकार होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम दंतेवाड़ा से चले तो सड़क बनाने की गति और सीआरपीएफ कैंपों का जो सिलसिला है वो देख करके मेरे होश फाख्ता हो गए। मुझे लगा कि मैं कहां आ गया हूं। मुझे लगा कि ये पुराने जमाने 70 के दशक के वियतनाम में तो नहीं हम आ गए हैं। इतना कारपेट की तरह सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जमावड़ा है वो वैसा लगा हुआ था। और जिस समय देश जो है भयंकर, जिसमें इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि 10 लाख लोग कोविड में मारे गए, जिस समय देश सबसे संकट के दौर से गुजर रहा था, उस समय मोदी सरकार और ये वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला का कहना है कि उसी एक साल के अंदर 24 सीआरपीएफ कैंप नए खोले गए। सड़क बनाई जा रही है, सीआरपीएफ कैंप खोला जा रहा है। 2 किलोमीटर सड़क, उसके बाद सीआरपीएफ कैंप, फिर सड़क, फिर सीआरपीएफ कैंप। और इसका सबूत इस तरह से मिला कि जब हम लोग दंतेवाड़ा से किरंदुल की तरफ जब गए तो हम लोग एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और सुबह जब हम लोग निकले गेस्ट हाउस से तो मुझे लगा कि ये रोड बहुत ताजी है। और जो हमारे साथी थे जो गाइड कर रहे थे हम लोगों को, उन्होंने कहा कि हाँ सर ये मुश्किल से 10-15 दिन पहले बनी है। हम लोग मोटरसाइकिल पे बैठे और थोड़ा और आगे गए 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, हमें लगा कि ये तो सड़क और ताजी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये 10-15 दिन पहले बनी है। ऐसे करते करते एक जगह ऐसी जगह पहुंचे जहां पे उन्होंने कहा कि ये तो 3 दिन पहले बनी है सड़क। तारकोल बिल्कुल एकदम सुर्ख, एकदम ताजा था, बिल्कुल ब्लैक, जिसपे मिट्टी की गर्द भी नहीं। और उसके बाद जब हम एक जगह ऐसी जगह पहुंचे जहां पे सड़क खत्म होती है और वहां पे 2-3 जेसीबी काम कर रहे होते हैं और उस जेसीबी के इस तरफ और इस तरफ लगभग 500 मीटर दूर तक 5-5 मीटर 10-10 मीटर के दायरे पर AK-47 और AK-56 लेकर के सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं, लाइन से खड़े हुए हैं, बुलेट प्रूफ पहन करके। और वहां उसके बाद वो सड़क बन रही है, वो सड़क वहां तक बनी हुई थी लेकिन लगातार सड़क बन रही है। वहां से हम लोग मोटरसाइकिल से किसी तरह हम लोग आए और इस दौरान जो साथी थे वो लगातार जो चेक पोस्ट है वहां पे वो पूरी हाजिरी देते थे, पूरा डिटेल देते थे कि कौन है, कहां है, कैसे जा रहे हैं। और हम लोगों को वैसे रोका नहीं गया क्योंकि इस तरफ से उनको शायद आशंका नहीं रही होगी। तो हम लोग वहां से पहुंचे और जहां पे वो जागरगुंडा कहलाता है, जागरगुंडा के पास यानी दंतेवाड़ा से लेकर जागरगुंडा तक वो रोड पिछले 1 साल के अंदर बनी है। यानी जिस समय देश जो है कोविड में जूझ रहा था उस समय सरकार आदिवासी इलाके में सड़क बनाने पर उसने जोर दिया था और वहां पे सीआरपीएफ कैंप बना रहे हैं, 24 सीआरपीएफ कैंप नए बनाए जा रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने बताया कि ये हम अपनी आंखों से देख करके आ रहे हैं और जो फील हो रहा है वो शायद हम कन्वे करना चाह रहे हैं कि ये स्थिति है वहां पे ये स्थिति है कि पत्रकारों का, एक पत्रकार साथी थे तो पत्रकार एक साथी थे तो उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप ऐसे बने हुए हैं कि अगर आदिवासी अगर सुबह फ्रेश होने के लिए लोटा लेके निकले तो दूसरे कैंप में जाके निकले थे और एक आदिवासी अगर चारा लेने के लिए निकले अपने घर से तो उसको अपने खेत तक पहुंचने के लिए या जंगल तक पहुंचने के लिए या जंगल से लौटने तक उसे 3-4 बार सीआरपीएफ के जवानों से साबका हो जाएगा, उससे 2-4 बार पूछताछ हो जाएगी।
तो मैंने एक आदिवासी नौजवान से पूछा कि आप लोग सड़क का क्यों विरोध कर रहे हैं? सड़क तो भाई विकास के लिए सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, यही तो चाहिए, इसके लिए आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उसने बहुत सरल भाषा में बात कही कि देखिए, ये वही वाली बात है, बाचा पेड़ वाली है, जहाँ पे नदी है और पुल बनना है, उसका विरोध कर रहे थे वो नौजवान आए हुए थे। तो उन्होंने कहा देखिए, पुल बनेगा तो सड़क आएगी, सड़क आएगी तो सीआरपीएफ कैंप आएगा, सीआरपीएफ कैंप आएगा तो हमारा नरसंहार होगा। हम आदिवासी बहुत ही आजाद ख्याल के लोग हैं। हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं और रात भर नाचते रहते हैं जंगलों में, सामूहिक नृत्य होता रहता है, उनकी संस्कृति है। और अगर वहां सीआरपीएफ कैंप अगर बैठा देते हैं तो फिर वो सारी चीजें उनकी बाधित होती हैं और वहां पे वो जो चीजें, जो अपराध है, जो बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आती रहती है। तो ये हालात हैं जिनको हम देख करके आए, जो रिपोर्ट आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो जमीनी जो चीज हमने देखी वहां पे जा करके, जो हमारी आंखों के सामने, जिस समय हम लोग पहुंचे उस समय दिल्ली में 49 डिग्री टेम्परेचर था और वहां पे हम लोगों को फील हो रहा था कि 50 के अबव है। इतनी हालत खराब थी कि जो पत्रकार थे, कई पत्रकार मित्र हैं जो वहां गए थे, वो उनको आ गया। मैं खुद ही कई बार ऐसा इतना डिहाइड्रेशन हुआ कि हालत हमारी खराब हो गई, बैठना पड़ा कई जगह लगा कि हम लोग गश खा के गिर जाएंगे। तो इतने भयंकर एक्सट्रीम वेदर में वहां के आदिवासी, वहां पे पानी नहीं है, सब लोग अपने अपने बोतल में और उसके ऊपर जूट का लपेट करके उसको भिगो करके ठंडा किए हुए हैं। उस एक बोतल पानी से वो लोग वहां गुजारा कर रहे हैं। एक हैंडपंप है, एक तालाब है, रसोई एक छोटी सी रसोई है जहां पे, और एक मिनट और लेंगे हम आपका। एक चीज देखिए, अगर हम थोड़ा सा कंट्रास्ट एस्टैब्लिश करना चाहें कि यहाँ के किसान आंदोलन और वहां पे क्या है, तो बहुत सारी चीजें सेम आपको दिखेंगी। यहाँ पे कहा गया कि खालिस्तानी है इस किसान आंदोलन में, वहां कहा जा रहा है कि माओवादी हैं, माओवादियों के भड़काने से लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा था कि अरे पिज्जा वगैरह खा रहे हैं और ये कहां से पैसा आ रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है। तो वहां जो आदिवासी अपने घर से चावल लेकर के आते हैं, तो वहां पे कहा जा रहा है कि अरे पीडीएस का इनको अनाज मिल रहा है, पीडीएस का चावल लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि पीडीएस इनको बंद करो, पीडीएस भी बंद करो, जो गांव में उनको चावल दिया जाता है वो भी बंद करो। यहां पे मीडिया को कितना कर्टेल किया गया। आपको याद है कि जब गाजीपुर में राकेश टिकैत का वो घटना हुई थी, उसके बाद इंटरनेट और 26 जनवरी के बाद इंटरनेट को इन्होंने काट दिया था, चाहे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर, इंटरनेट से एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया था कि वहां की खबर नहीं आएगी। और उस दौरान गोदी मीडिया को जितना मौका मिला उतना उसने दुष्प्रचार करने का अभियान चलाया। ठीक इसी तरह वहां पे कोई इंटरनेट नहीं है। आप अगर वहां चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक ऐसे द्वीप पे चले गए हैं जहां से आपकी कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, लैंडलाइन भी नहीं है, सिग्नल तो छोड़ दीजिए, तो वहां से आप बात भी नहीं कर सकते। पत्रकारों को वहां जाने की इजाजत नहीं है, तो पत्रकार खबर कैसे करेंगे? आप ये समझिए कि इतना 60 किलोमीटर की चमचमाती सड़क सिलंगेर तक है जहां पे आंदोलन चल रहा है। और 17 तारीख को जब ये जब पहली एनिवर्सरी मनाई गई, उसके 2 दिन बाद भूपेश बघेल पहुंचते हैं बीजापुर, और बीजापुर से वो सिलंगेर तक नहीं जा पाए। यहाँ ये तो कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने इस तरीके से किसान आंदोलन को के दमन करने के लिए जितने तरीके अख्तियार किए, वही सारे तरीके छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने अख्तियार किए और कर रही है। आप ये बताइए कि इतना बड़ा, लगभग 20-25 हजार लोग आपने देखा होगा कि जब वो रैली चल रही थी 17 को, कम से कम 20-25 हजार लोग थे। और उस पूरे घटना की, उस पूरे कार्यक्रम की एक लाइन खबर मुश्किल से 60 किलोमीटर दूर बीजापुर हेडक्वार्टर पे किसी अखबार में हम लोगों ने दूसरे दिन नहीं देखी। तो कितना बड़ा जो है एक घेरेबंदी वहां की सरकार कर रही है और यहाँ की सरकार कर रही है। जैसा सूर्य जी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिल करके आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त